इमरान खान हमारा हदफ नहीं, हमारी जदोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ। सारा झगड़ा है वो ये है कि किसी तरीके से मरियम बीबी को लंदन भेज दिया जाए। जनवरी 2021 में इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुल लॉन्ग मार्च हो, हाथी के दांत दिखाने की और चबाने की ओर। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद सबर अब्बास। नाज़रीन, कल अपोजिशन की एपीसी के बाद 11 जमातों पर मुश्तमिल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो तश्कील पा चुकी है, जिसके तहत पहले मरहले में वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफ़ा मांगा गया है। उसके बाद फिर मरहलावार ये तहरीक चलेगी और फिर जनवरी में जाके इस्लामाबाद की तरफ एक मार्च किया जाएगा, जहाँ पर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी लाई जा सकती है और ख़ुद अपोजिशन भी इज्तिमाई इस्तीफ़े दे सकती है। ये बड़े अहम ऐलानात हैं जो कि कल एपीसी के प्लेटफॉर्म से सामने आए नाजरीन। और मियाँ नवाज शरीफ की 2 साल के बाद खामोशी तोड़ी जो उन्होंने जो खिताब किया वो भी बड़ा अहम था, उस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और नाजरीन, इस सारी डिस्कशन के अंदर, सारी डिबेट के अंदर जो सूरत हाल बन रही है कि कल जो अपोजिशन थी उसने भी अपनी एपीसी के दौरान इदारों को बहुत ज़्यादा डिस्कशन में लाया, इदारों पे बहुत ज़्यादा तनकीद की, और हुकूमत की तरफ से भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जो डिफेंस पेश किया जा रहा है, वो भी सारे मामले को जाके कहीं ना कहीं इदारों के साथ लिंक करते हुए अपोजिशन को भारतीय जो बयानिया है उससे आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इस तरह के इल्ज़ामात अपोजिशन पे लगा रहे हैं। अब ये बड़ी एक हैरानकुन सूरत हाल है कि दोनों तरफ से ये है तो एक सियासी जंग है, लेकिन दोनों तरफ से मुल्क के इदारों को बीच में लाया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब नाज़रीन, अपोजिशन ने जो लाया अमल अनाउंस किया है ये कितना प्रैक्टिकल है, इस पर अमल दरामद कितना मुमकिन हो सकेगा, ये सब सूरत हाल हम अपने प्रोग्राम में आज डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में सेनेटर मुस्तदिक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं, और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी, और प्रोग्राम में आगे चल के हम पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी लेंगे। नाज बलोच साहब हमें कुछ देर के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में हमें कीमती वक्त अपना दिया। नाजरीन, आज जो डिस्कशन है अब वो कहीं इदारों की तरफ ज़्यादा जा रही है। हमने इसमें डिस्कस करना है कि क्यों इदारों को इस सारे मामलात में घसीटा जा रहा है। अब जो हुकूमती तर्जुमानों का इजलास भी आज हुआ वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत, उसमें भी जो बात की गई, इमरान खान साहब ने वहाँ ये बात की, उन्होंने कहा कि एपीसी के फैसले से किसी को परेशानी नहीं। इमरान खान साहब ने कहा कि एपीसी में बैठे चेहरों और उनके ज़ाती मकासद से कौम आगाह है, मुल्क के तमाम इदारे अपनी आइनी हदूद में रहकर काम कर रहे हैं, पूरी कौम इदारों के साथ खड़ी है। अपोजिशन की इदारों पर तनकीद गैर मंतकी और अपनी करप्शन से तवज्जो हटाने की कोशिश है। हुकूमत और इदारों के खिलाफ बयानबाजी भारतीय लॉबी को खुश करने की कोशिश थी। अब नाज़रीन, इस पर जो इदारों की बात हो रही है, कल भी अपोजिशन का जो करारदाद थी उसमें 7 जगह पे इदारों का नाम लिया गया मुख्तलिफ रेफरेंसेस के साथ। अब इस पर जुम्मे के रोज़ एक डिनर हुआ था, एक अहम डिनर था जिसमें तमाम पार्लिमानी लीडर्स मौजूद थे, और इसमें बड़ा वाज़े पैगाम दे दिया गया था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और इसमें कहा गया था कि फ़ौज को सियासी मामलात से दूर रखा जाए। अस्करी क़यादत की तरफ से ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैसेज दिया गया था, और ये कहा गया था कि ज़रूरत पड़ने पर फ़ौज हमेशा सिविल इंतज़ामिया की मदद करती रहेगी, और इलेक्शन रिफॉर्म्स, नैब, सियासी मामलात में फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं। अस्करी क़यादत की तरफ से यह पैगाम आया, और यह भी कहा गया कि इलेक्शन रिफॉर्म्स, नैब और सियासी मामलात सियासी क़यादत ने खुद देखने हैं। तो ये वाज़े पैगामात आ जाते हैं जुम्मे को, लेकिन उसके बाद फिर जो इतवार को डिस्कशन होती है, सारी तनकीद जो है वो इदारों पे की जाती है। नाज़रीन, अब डिस्कशन को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि ये भारतीय जो बयानिया है उसे आगे बढ़ाने की बात हो रही है, ये एनआरओ मांगने की कोशिश है। स्टार्ट करते हैं। जो पहला एक मुतालबा का सबसे पहला जो सामने आया एपीसी के प्लेटफॉर्म से कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुस्तफ़ी हों, तो मुस्तदिक मलिक साहब, इस्तीफ़े का जो मुतालबा आया है मियाँ नवाज शरीफ साहब के बकौल तो उनका मुकाबला इमरान खान साहब से है ही नहीं, वो जंग तो उनकी किसी और के साथ है, इमरान खान साहब से नहीं है, तो इस्तीफ़ा फिर इमरान खान साहब का क्यों मांगा जा रहा है जब उनसे आपकी लड़ाई नहीं है? जी, उसकी वजह यह है कि अगर आप इस वक्त मुल्की सूरत हाल देखें, किसी भी ज़ाविये से देख लें, आप इसको इक़्तिसादी पॉलिसी के हवाले से देख लें जी, और आप देखिए कि IMF के कहने के ऊपर जिस तरह का ये लेकर आए हैं बजट, उसके नताइज आम आवाम के ऊपर क्या साबित हो रहे हैं इस वक्त देख लीजिए आप। ये आपके सामने लोग बैठे हैं जो 40-40, 45-45 हज़ार रुपए पे नौकरी करते हैं, सही, वो जो दोनों तरफ IMF बिठा के, IMF के साथ तो पहले ही हुकूमतें भी काम करती रही हैं, लेकिन कभी ये देखने में नहीं आया कि दोनों तरफ टेबल की IMF बैठी हो और अपना ही एजेंडा लेके चढ़ दौड़े गरीब लोगों पे, तो उसके खिलाफ एहतजाज करना मुकर्रर है। पॉलिसी, ज़रा खारजा पॉलिसी की तरफ देख लें,
ज़रा देखिए ज़रा ट्रीटमेंट जो अभी इन्होंने एक हमसाया मुल्क के मुतल्लिक जो इस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने बयान दिया, अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूरी बात सुन लें कि हमने क्यों इनको अपना हज़फ बनाया है। तो अगर आप फॉरेन पॉलिसी, वो जो मियां साहब का कल का बयान था, मैं उस पर भी मैं आ जाता हूं। आप चाहेंगे नहीं कि मैं ये मुझे लगता है कि आप फॉरेन पॉलिसी पे जाते हैं, मैं तबसरा ना करूं, खुल के बात करेंगे। जैसे ही मैं तो फॉरेन पॉलिसी पे आया हूं, चले सुना दें बात कर लेंगे। बात क्या बात की थी एग्जैक्टली, जरा सुनाएंगे। इमरान खान हमारा एज सच हदफ नहीं है, हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। ये मैं इलेक्शन से पहले भी कह चुका था और आज भी कह रहा हूं। आज हमारी जदोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ है। एक तो सेनेटर साहब वो कह रहे हैं कि लाने वाले 1 करोड़ 70 लाख पाकिस्तानी अवाम हैं। चले वो बहस अलग है। वो कह रहे हैं अभी वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ देर वो तो कह रहे हैं नवाज शरीफ ने क्या कहा, ये कहा है नहीं, मैं कह रहा हूं वुज़रा का जवाब उस पर यह है। वो कह रहे हैं 1 करोड़ 70 लाख लोग हैं जो इमरान खान को लेकर आए हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं बहस जब मुकाबला लाने वालों के साथ है तो फिर इस्तीफा इमरान खान का क्यों? आप नंबर 1 नहीं चाह रहे थे। अब आप बात करें खुल के। जी, तो मैं आपको ये कह रहा था कि इक्तिसादी पॉलिसी तो मैंने आपको बता दी। जी। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे खोली के अंदर भी जो बंदा रह रहा हो वो 12,000 रुपए देता है, जिसके 3 बच्चे 2-2 हज़ार वाले स्कूल में भी जा रहे हों, उसका 4,000 बिजली का बिल आ रहा है, 1,000 गैस का बिल आ रहा है। मैंने आपको 26-27 हज़ार रुपए गिन दिए हैं। कोई बीमार नहीं हुआ, कोई एक वक्त का खाना किसी ने टेबल पे नहीं रखा, और बस सुभान रब्बी अल्लाह ये हुकूमत चल रही है। और अभी वो कह रहे हैं कि बिजली के बिल और बढ़ाने हैं क्योंकि IMF ने कहा है गैस के बिल और बढ़ाने हैं। आज ऐलान ये किया कि गैस है ही नहीं, तो सर्दियों के लिए जरा तैयारी पकड़ लें। अब जरा फॉरेन पॉलिसी की तरफ आ जाएं। पहले दिन से आ जाएं जब इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने गुफ्तगू फरमाई है अमेरिका के सदर के साथ। उन्होंने कहा हमने दहशतगर्दी पे बात की, हमने कहा हमने नहीं किया। उन्होंने कहा हम जरा अपना स्क्रिप्ट रिलीज करते हैं। इन्होंने कहा नहीं देखें ये तो छोड़ दें, ऐसे तो ना करें ना। फिर उसके बाद आपको याद होगा फ्रांस के एक सदर थे जिनका फोन आया टेलीफोन और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं तो मसरूफ हूं, इस वक्त फोन पे बात नहीं कर सकता। उन्होंने कहा आप क्या बात करते हैं, तो एम्बेसी से फोन आया है सिर्फ मीटिंग सेट करने के लिए, आप क्यों इस तरह की गुफ्तगू फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा हमें नहीं पता, हम तो यही कहेंगे। उसके बाद पेंस साहब आए यहाँ पे, बिल्कुल एक हमने बयानिया जारी किया, एक बयानिया उन्होंने भारत में जाके जारी किया, दोनों मुतसादम थे। और हमारी हुकूमत ने कहा नहीं नहीं देखें वो तो हो सकता है गलती बात करते हैं, असल बयानिया ये है। अब ये उसके बाद ये देख लीजिए जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किया पहले तुर्की और मलेशिया के साथ, कि उनको कहा कि आ रहे हैं। एक दिन पहले कहा कि हमने इजाजत ली थी, नहीं मिली, नहीं आ रहे। लड़ाई आपकी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ, भाई सबके साथ है, जरा बात तो कर लेने दें, हमें अपने दिल की भी तो बात कर लेने दें। कल से फिर आपकी मर्जी से भी करते हैं, बात आप ही कर रहे हैं। उसके बाद को हटा दे तो मसाइल हल हो जाएंगे। उसके बाद कश्मीर का मसला आ गया। जी, जरा कश्मीर पे वो पॉलिसी देखें कि जो काम 70, 72, 73 साल में नहीं हो सका वो हमारे भाई साहब ने 2 मिनट में कर दिया कि वो सालसी करवाएंगे। वो डोनाल्ड ट्रंप साहब हो गई सालसी, करवा ली सालसी। तो जिस बंदे को ना मुआशी सतह पे, आप जरा अपने जर्नलिस्ट देख लें, जरा देखें इस वक्त क्या हाल है। किसी के ऊपर एक मुकदमा, किसी के ऊपर ट्रीजन का मुकदमा, किसी पर फला मुकदमा, किसी को पकड़ लिया, किसी ब्लॉगर को ले गए, किसी जर्नलिस्ट को ले गए, कोई टेलीविजन बंद कर दिया। यानी किसी तरफ तो कोई सुकून हो। जाना ना गुज़ीर है इमरान खान साहब का। इमरान साहब का ऊपर वोट का बोझ है, ठीक है, ये वोट के जरिए आए नहीं हैं, मगर ये जाएंगे वोट के बोझ तले। फवाद चौधरी साहब जाएंगे वोट के बोझ तले। और ये जो मुतालबा है वज़ीर आज़म के इस्तीफे का, ये आप भी करते रहे हैं पिछले 5 साल टेन्योर के अंदर जब PMLN की हुकूमत थी। आज वही इस्तीफा, वही मुतालबा आपसे किया जा रहा है। तो अब पार्टी तर्जुमानों का जो इजलास था, आप भी आज मिले इमरान खान साहब से, वो क्या कह रहे हैं? डिटरमिन्ड है फुली कि कुछ भी हो जाए इस्तीफा नहीं देना? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस तरह से अभी आपने डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब की गुफ्तगू सुनी, बहुत फ्रस्ट्रेटेड इस वक्त PMLN की सिचुएशन है। शुरू कहाँ से होते हैं, आपकी आवाज़ सुन के आवाज़ बढ़ाइए, और उनका जो नैरेटिव है, जो बयानिया है, उतना ही बिखरा हुआ है। जिस तरह की अभी आपने डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब की गुफ्तगू सुनी, कोई कोहेरेंस नहीं है, कोई उनको पता नहीं वो चाहते क्या है। और कल की जो अबू बचाओ कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी आपने देखा हो कि तमाम जो अपने बहुत सारे यूं लग रहा था कि डरबों से मुख्तलिफ जो है वो मुख्तलिफ डरबों से इकट्ठे किए हैं और हर शख्स अपनी अपनी बोल रहा है। अब इशू ये है वो तो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना मौक़िफ़ होना है सर।
जी जी, जाहिर है अपना अपना मौक़िफ़ होना। एग्जैक्टली आपने जो बात की है वो दुरुस्त है, इसलिए कि किसी का मौक़िफ़ भी दूसरी से नहीं मिलता सवाए इसके कि इमरान खान जो एक हमारे ऊपर जो है जो एक एहतसाब की तलवार लेकर खड़ा है, इसको हटाओ तो फिर हम आगे चलें। इसके अलावा इनका कोई आपस में मौक़िफ़ नहीं मिलता। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। एक पॉलिसी नहीं है, एक लीडर नहीं है, एक आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं है। अब इशू क्या है? इशू ये है कि डॉक्टर साहब तो जो है उन्होंने तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को इतना शायद करीब से नहीं देखा होगा, लेकिन मैं उनको थोड़ा सा ये बताऊं कि जो आप इलेक्शन में कहते हैं ना कि धांधली हुई है, जब पिछली 2013 के इलेक्शन में बात हुई थी, पहले दिन इमरान खान ने असेंबली में खड़े होकर कहा ये 4 हलके हैं, इन 4 हलकों में आप रिकाउंट करा दें और आइए शुरू करते हैं इसको मामले को। 4 साल लगे थे इस बात को कंक्लूड होते। इस बार हमने कहा आइए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया कमीशन, उसके बाद पीएमएलएन को अभी तक भी खुद नहीं पता कि धांधली हुई कहाँ है, क्या हुआ, कैसे हुआ। उसकी वजह यह है कि इस इलेक्शन के बाद टोटल 90 दरखास्तें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में गई जिनमें इलेक्शन चैलेंज किया गया। उन 90 में से 50% से ज्यादा पीटीआई की थी। इसके अलावा 15 लोग हमारे जो पीटीआई के हैं वो 25 से कम वोटों से इलेक्शन हारे। और अगर किसी का बनता था शोर मचाना कि हमें किया जाए, दूसरा जो बुनियादी बात के ऊपर जो आपने शुरू में अपना जो बात की कि इदारों के ऊपर तस्करा क्यों आया, लेकिन मुझे क्विकली जरा फवाद, इससे पहले जो मेरा सवाल था, इमरान खान साहब इस्तीफे वाला जो पहला मुतालबा है, जो एक्शन प्लान है अपोजिशन का कि इमरान खान फौरी तौर पर मुस्ताफी हो, तो उस पर खान साहब का क्या कहना है? आज आपकी मुलाकात भी हुई, उनसे गपशप भी हुई, वो कितने डिटरमिन्ड है इस बारे में आपका सवाल नहीं देंगे? आपका सवाल ये काफी रेलेवेंट है ना, इसकी जवाब देने की क्या तुक है? ऑब्वियसली इस तरह कोई थोड़ा जाता है। आप भी तो दूसरी बात जो आपने किया, जो आपने बात की वो ये थी कि ये इदारों का जो तज़किरा आता है। देखिए नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव क्या है? नवाज शरीफ का नैरेटिव ये है फौज बहुत बुरी है, अदलिया बहुत बुरी है, नैब बहुत बुरी है, पाकिस्तान की हुकूमत तो पीटीआई से तो खैर मोहब्बत है ही। अब सवाल ये है कि अगर सारे ही बहुत बुरे हैं और पाकिस्तान के तमाम इदारे ही तबाहशुदा है, जो नवाज शरीफ साहब का और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब का नैरेटिव है, तो वो 2 साल से फिर यहाँ पे क्या बैठे हुए कर रहे हैं? डॉक्टर मुसद्दिक मलिक सेनेटर हैं, वो समझते हैं कि सारे का सारा ये शैम डेमोक्रेसी है, वो सेनेट में क्यों है? इन्हें कल रिजाइन कर देना चाहिए और अपने घर जाना चाहिए। जब आप ये नवाज शरीफ साहब खुद मेफेयर पे बैठ के फर्क है ना सर, मेफेयर में कह के नवाज शरीफ कह रहे हैं कि लोग बाहर निकले, मेरे केसेस और मेरी बेटी के केसेस जो है उनको बचाने के लिए निकल आए। अब मुझे आप बताइए कि क्या पाकिस्तान में लोगों का दिमाग खराब है कि वो लंदन में बैठे हुए एक शख्स को बचाने के लिए जो है वो सड़कों पे निकल आए? यानी जिनके अपने 2 बच्चे जो हैं वो ब्रिटिश सिटीजन हैं, तीसरी बेटी को वो कह रहे हैं कि आप कौम की बेटी समझें, पैसे हमने सारे लंदन में रखने हैं। अब इस तरह से सियासत नहीं हो सकती। लोग बड़े बाशऊर हैं। पीटीआई की हुकूमत 1,70,00,000 वोट लेके जो है वो हम आए हैं और इंशाल्लाह 2023 में दोबारा मौका मिलेगा नवाज शरीफ साहब को। मुझे नहीं लगता वो उस वक्त भी पाकिस्तान आए, लेकिन अगर आएंगे तो घोड़ा भी हाजिर होगा, मैदान भी हाजिर होगा, अपना जोर लगाएं, देख लेंगे। ठीक है, लेकिन ये फौज वाला जो मामला है, इदारों को बीच में घसीटने वाला मामला है, डॉक्टर साहब इस पे तो जुम्मे को बता दिया गया था तमाम पार्लिमानी लीडर्स को कि पॉलिटिक्स के अंदर हमारा कोई अमल दखल नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के वाले से भी कम्युनिकेट कर दिया गया था कि पोलिंग स्टेशन के अंदर हम कोई ड्यूटी नहीं देंगे, बाहर की सिक्योरिटी हम देखेंगे, बाकी मामला आप लोग खुद देख लें। तो फिर उसके बाद जाके जो आपका सारा इलामिया आता है, सारी करदाद आती है, फिर बार बार उसमें इदारों का नाम लिया जाता है। एक तो थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं, जी। मैं अपने भाई को एक शेर सुना दूं, मेरे बड़ी इनसे कल काफ़ी शेर व शायरी रही है, कल एपीसी के अंदर भी। जी आज मैं भी थोड़ी कहना चाहूँगा कि इब्तदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बात? देखिए बात यह है, इन्होंने 4 हलकों का कहा, अभी तो हमने किसी एसपी को घसीटा ही नहीं, उसका सर नहीं फाड़ा, उसकी कमर फ्रैक्चर नहीं की, अभी तो हमने गंदी और सफ़ेद शलवारें नहीं टांगी उसके सुप्रीम कोर्ट के बाहर, अभी तो हमने क्रेन ला के पार्लियामान की दीवार नहीं तोड़ी, उस पर कब्जा नहीं किया, अभी तो हमने लेट आया था। अरे ठहर तो जाए, बात तो 2014 में जाके, अरे यार इन्होंने तहकीकात के 4 लड़कों की 2 साल हो गए यार। हौसला सर, दोनों भाइयों को हौसले की तलकीन कर रहा हूं। अभी तो हमने सेक्रेटेरिएट का घेराव नहीं किया, हुकूमत की कार्रवाई बंद नहीं की तकरीबन 4-5 दिन के लिए, अभी तो हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, मुअज़्ज़िज़ जजेस को ये नहीं मजबूर किया कि वो पिछले कच्चे रास्ते से दाखिल हों, अभी तो हमने रेड जोन के अंदर बाथरूम नहीं बनाए, अभी तो हमने गाने लगा के वो डीजे बट के धमाले नहीं डाली, अभी तो जहांगीर तरीन साहब का जरा मेरे भाई को बयान तो सुनाएं
जिसमें उन्होंने बताया था कि वो पिछले इलेक्शन की हकीकत थी। उसमें उन्होंने कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि देखो यार बात सुनो, हम तो हारे थे, हमारी तो तीसरी पोजीशन भी नहीं थी, तीसरी पोजीशन भी नहीं थी, तो हम कहां से धांधली की बातें कर रहे हैं। फिर आपको एटीएम वाली बात भी उनकी याद है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो कौन सा भला सा एक और साहब है इनके दोस्त, उन्होंने कहा कि मैंने उसको कहा 50 लाख रुपए निकाल, इनका धरना जरा चला के दिखाएं, इनसे तो चलेगा नहीं, बारिश हो रही है, धरना फेल हो गया है, डिप्रेस बैठे हैं बेचारे प्राइम मिनिस्टर। ये सारी कहानियां इनके सामने। अब जरा इदारों की बात कर लेते हैं। आज ये जो इन्होंने की है यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें क्या कहा है कि आईजीआई किसने बनाई थी? बताइए, ये सवाल है। बिल्कुल, किसने बनाई थी? वो मियां साहब की तरफ इशारा कर रहे थे। अरे भाई किसने बनाई थी? आप घबरा गए, आप सवाल की बात कर रहे थे। मैंने यही कहा कि आप दोनों इदारों की बात कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। कि आज इन्होंने अभी जो बयानिया जारी किया है, इन्होंने कहा कि आईजीआई और इलेक्शन के अंदर कौन था मुलव्वस और किसने बनाई थी आईजीआई? क्या कहा है इनके वुज़रा ने आज? वो भी इदारों की बात यार, मेरी बात तो सुने, कौन से इदारे की बात कर रहे हैं? कि अगर नवाज शरीफ कहे तो वो गद्दार है, और अगर मेरा भाई कहे कि आईजीआई किसी ने पैसे दे के बनाई थी, किसने बनाई थी, तो वो है मुल्क से वफादारी। अगर ये किसी का नाम लेके जर्नैल का ये बोलें कि उनकी गोद में ये बैठे हुए थे, तो ये है वफादारी। और अगर वो बोलें कि किसी के एम्पायर की उंगली की वजह से हुकूमत बदल रही थी, तो वो है गद्दारी। एक है वफादारी, एक है गद्दारी। बात ये क्या कर रहे हैं? सवाल कौन पूछ रहा है? आपको बता दिया गया था कि हमारी कोई मुदाखलत नहीं है। अरे भाई, आपने अभी मेरे से जो सवाल पूछा है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, तो मैं भी तो उसी का जवाब दे रहा हूं कि ये जो मेरे भाई ने आज बातें की हैं, सारे भाइयों ने बातें की हैं, जो चढ़ दौड़े हैं तारीखी नवाज शरीफ ने तारीखी पस मंजर पेश किया, गद्दार। मेरे भाइयों ने आज तारीखी पस मंजर पेश किया, वफादार। सुभान रब्बी अल्लाह। यानी आप ये देखें कि आप ही के प्रोग्राम में बैठ के वही बात जो है जो नवाज शरीफ ने कही, वो सारों ने कही, मगर वो वफादार हैं, वो गद्दार हैं। अगर ये मुकदमा हिंदुस्तान का था, तो ये जो अभी मुकदमा पेश किया, ये किसका है? मैं उस तरफ आ रहा हूं, मैं उस तरफ आ रहा हूं। ये दोनों तरफ से हो रहा है। कब आएंगे? इंट्रो में क्या बात की मैंने? इंट्रो में क्या बात की? मैं तो कह रहा हूं, यही कह रहा हूं ना, उसी पे आ रहे हैं। अभी कहा, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी साहब घबरा गए। नाज बलोच साहब, एक और बात, नवाज शरीफ साहब के बच्चे इंग्लिस्तान के सिटीजन हैं और वहां पे रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर के बच्चे कहां के सिटीजन हैं और कहां रहते हैं? प्राइम मिनिस्टर के बच्चों ने यहाँ से चोरी करके पैसे नहीं ना ले। मैंने कब कहा है कि चोरी करके आप भागे हुए हैं? आप क्यों डिफेंसिव हो रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये पूछा है कि बच्चे कहाँ रहते हैं, कहाँ की बड़ी इज्जत से पूछा है, कहाँ रहते हैं, कहाँ के सिटीजन हैं। सिर्फ सवाल पूछा, आप बौखला गए हैं, नाराज हो गए, और मैंने तो बड़ी इज्जत से आपका सवाल रिटर्न किया है। मैं तो कभी प्राइम मिनिस्टर के बच्चों की जिंदगी में बात नहीं की आज तक। डॉक्टर साहब, बात ये नहीं, डॉक्टर साहब आप बहुत लंबी तकरीर होगी ना, लोग बोर हो जाते हैं। आधी काट दीजिएगा। अगर आपका ख्याल है ना कि आप इस तरह से ये जो आपने गुफ्तगू की है, जिसका ना सारे ना पैर है, कि वो वफादार, वो और ये गद्दार और ये वो, इस तरह कोई नहीं, लोगों को ना समझ आई आपकी बात की। आपने समर का 3-4-5 मिनट भी जाया कर दिए, रेटिंग्स जो है इसका गिर जाती हैं। सब काट दीजिएगा अगर कट सके, लाइव है तो पता नहीं कट सकेगा या नहीं, लेकिन मेरे भाई जाने रहिए, बिल्कुल आपका मौके का पॉइंट हुए, बिल्कुल जाएगा। नहीं, मैं समझता हूं मेरे भाई के एहतराम में काट दें। देखिए, आप इसमें मसला ये है, बड़ी सीधी सी बात यह है, जिस तरह से ये समर ने अपनी सुबह पहले इंट्रो में बात की, 2 दिन पहले तो आप सारे बैठे हुए थे फौज के साथ और आप डिस्कशन कर रहे थे। उससे पहले फैटफ में आप फौज के साथ बैठे हुए थे। उससे पहले आपने बिलोंग के ऊपर जो है वो वोट किया। सवाल ये है कि या तो नवाज शरीफ साहब से आपका राब्ता नहीं हुआ, और या फिर शहबाज शरीफ साहब उनको बता नहीं सके कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आप यहाँ पर जो पार्टी है उसका मौक़िफ़ और है, लंदन में बैठ के पार्टी का मौक़िफ़ और है। अब दूसरी बात यह है कि या तो आपका पाकिस्तान के अंदर हर बड़ी जो साजिश हुई है, चाहे वो अदलिया की हो, चाहे जुडिशरी के हो, उसका आप इंटेग्रल हिस्सा रहे हैं। नवाज शरीफ के बगैर 85 ऑनवर्ड पाकिस्तान। जरा ये बात अपनी ज़बान में समझा दें अवाम को कि इन्होंने भी क्या इल्जाम लगाया है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ 85 के बाद हर साजिश का आप हिस्सा रहे। कौन कौन से इदारे थे, जरा नाम ले दें। नहीं, अब आके आपको जो फौज से, जुडिशरी से, नायब से, सारे के साथ जुडिशरी और फौज मिली हुई थी, जरा इदारों का आप नाम ले लेना। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, बता तो दें अवाम को कि आप क्या कह रहे हैं, कौन कौन सा इदारा किसके साथ मिलके क्या क्या करता रहा है। जरा तारीखी पस मंजर तो पेश कर दें। यही पर पेश करने लगूं, अगर खामोश होंगे आप तो मैं पेश कर सकूंगा ना। जी फवाद बोल रहे हैं, वजह से जाहिर है कि फिर वो बात नहीं हो सकती। देखिए, बड़ी सिंपल बात है,
आपको फौज से, जुडिशरी से गिला क्या? आपको गिला ये है कि अब जब इलेक्शन हुए हैं और लोगों ने वोट से आपको बाहर निकाला है, तो आखिर फौज और जुडिशरी हमारे साथ क्यों नहीं खड़ी हुई? आपका गिला सिर्फ फौज और जुडिशरी से ये है, कोई आपका खड़ी होती थी हमेशा। अब ये तो नवाज शरीफ साहब ने कल कहा। नहीं, आप बताएं ना, आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आपके वुज़रा ने कहा है पहले खड़ी होती थी। ये तो नवाज शरीफ ने कल बताया है कि मैं जब यार अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लोगों ने लाइव देखी है, क्या कहा है आपने उसमें कि कौन कौन सा इदारा किस किस के साथ खड़ा था, किस किस का नाम लिया आपने कि कौन कौन किसकी गोद में था? जरा नाम लेना इस प्रोग्राम में भी भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे यही बात करने लगा हूं। अगर आप थोड़ा हौसला रखेंगे, दिल को थामेंगे, इतने जज्बाती नहीं होंगे, आंखों में इस तरह से आंसू नहीं ठीक और चेहरे के ऊपर जाली मुस्कुराहट नहीं लाएंगे, तो आपको समझ आएगी कि मैं क्या। आंसू तो नहीं, यहाँ तो बड़ी हमें मुसरत नजर आ रही है चेहरे पे मेरा भाई। वो इसी तरह ही होता है, जो ज्यादा वो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। ये आप शहबाज शरीफ साहब के लिए तो नहीं कह रहे कहीं? यार दोनों के लिए, डॉक्टर साहब और शहबाज शरीफ साहब असल में जो पाकिस्तान में है ना, वो बेचारे बड़े आजकल उनके हैं, लेकिन आप छोड़ दीजिए उनको। हमारी तो डॉक्टर साहब हमारे तो दोस्त है, हमारी तो उनसे बनती है। शहबाज शरीफ साहब का जो है वो यहाँ पे है, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने नवाज शरीफ साहब ने कल ये बताया है कि पाकिस्तान में जो भी इलेक्शन हुए हैं उसमें जीतने वाले को पहले जो है वो तय कर लेते हैं। अब 3 बार नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। अब नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि मैं जितनी बार वज़ीर आज़म बना हूं, मेरा तो पहले इलेक्शन तय हो गया था। अब आप बताइए, अब इसके बाद हमारे कहने को तो कुछ नहीं बचा। हम तो बड़े वाजे हैं कि इस बार फौज और अदलिया बिल्कुल न्यूट्रल रहे हैं, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो ये तब्दीली आई है, ये भी एक बड़ी तब्दीली है कि आज आप देखिए कि वो सारे जो एक दूसरे को रोजाना गालियां निकालते थे, आज बेचारे इकट्ठे हुए हैं। ये भी बहुत बड़ी तब्दीली है। ठीक है, मैं बताता हूँ जरा। नाज बलोच साहबा, ये जो डाला गया इसमें एक नुक्ता, एक मुतालबा और इसमें एक्शन प्लान के असेंबलियों से इस्तीफे दिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी तो बड़ी सख्त मुखालिफ रही है इसकी कल तक। मौलाना फजलुर रहमान साहब रिपोर्टेडली बड़े नाराज हो गए थे कि आपने कुछ सख्त लाइन ऑफ एक्शन इसमें नजर नहीं आ रही है, ये एक लंबी तहरीक है, इसका फायदा कोई नहीं होना। मौलाना बीच में ये भी रिपोर्टें आ रही हैं शायद उठ के चले गए थे, उन्हें मनाने के लिए ये सारी चीज़ें बीच में डाली गई हैं। ये वक्ती तसल्ली दी गई है या फिर करने जाएंगे ये सारा मामला? इस्तीफे देंगे, सिंध से भी आप देंगे और मरकज से भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज अ पार्टी दैट बिलीव्स थॉरली ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और यही वजह है कि आपको याद होगा या याद नहीं होगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि धरने के दिनों में भी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही थी जो आके पीटीआई को इस चीज के ऊपर फोर्स करती थी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करते हुए अपनी पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करें, अपनी आवाज को पार्लियामेंट में आके बुलंद करें। और जहाँ पे तनख्वाहें ली जा रही होती थी, एमएनए पार्लियामेंट से तनख्वाह भी उठाते थे और बाद में बाहर पीछे रोते भी थे कि जी खान साहब को कोई समझाए, हमने इस्तीफे नहीं देने, और फिर तकरीरें भी कर रहे होते थे हुकूमत के खिलाफ। तो हमने तो ये सब कुछ प्रैक्टिकली होते देखा है। तो आई नो हाउ इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसमें तो हर शख्स की एक डिफरेंट सोच होती है। कोई कुछ लोग अग्री करते हैं इस्तीफे के साथ, कुछ लोग नहीं करते। लेकिन पीपल्स पार्टी की होलिस्टिक जो अप्रोच है वो हमेशा ये रही है कि जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए कोशिश ये रही है कि 5 साल खुद भी वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिससे 5 साल जमहूरियत के मुकम्मल करके ट्रांजिशन ऑफ पावर फिर नून को गया। और हमारी अब भी डे वन से ख्वाहिश थी कि ये हुकूमत अपनी जमहूरियत के 5 साल जो है उसको प्रॉपर अपने टेन्योर पूरा करे और ख्वाहिश में मौलाना साहब आड़े आगे आवाम को किए गए वादों को पूरा करे। लेकिन देखिए मसला कहाँ पे आ रहा है, मसला यहाँ पे आ रहा है, मसला असल में है कारकर्दगी के ऊपर। और कारकर्दगी अफसोस के साथ पिछले 2 सालों में जो हमने पार्लियामेंट में देखी है वो सिर्फ ब्लेम गेम के अलावा कुछ नहीं है। वो अपोजिशन के कुछ पार्लियामेंट की कारकर्दगी की सिर्फ बात कर रही है या ओवरऑल गवर्नमेंट की कारकर्दगी की बात कर रही है? मैं हुकूमत की बात कर रही हूँ कि पिछले 2 सालों में हमने ये देखा कि सिवाय हुकूमत अपोजिशन को चोर, डाकू, डकैत, लुटेरा कहते कहते अवाम को चोर कहते रहे कि ये चोर है, ये डाकू हैं, ये मुल्क लूट के चले गए। और उसी दौरान होता ये गया कि जो मुल्क जो है गंदम प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है वहां पे आटा महंगा हो गया। जो दुनिया में तेल सस्ता हो गया, यहाँ तेल के लिए आवाम रुल गई। यहाँ पे दवाओं की कीमतें 500% में इजाफा हो गया। यहाँ आपने देखा कि तरक्याती काम की कहानी तो बीआरटी आपके सामने मौजूद है, उसकी दास्तान के सारी बसें ठीक है और बीआरटी जो है वो अच्छा ये नाज बलोच साहब, जनवरी में आप लोग इस्लामाबाद जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, ये इस्तीफे लेने के लिए आप इस्लामाबाद आ रहे हैं या इस्तीफे देने के लिए आ रहे हैं?
Samar, let me please finish. And then on, I would like to say कि 5.8 पे GDP देकर जो आपको गए थे, आपने कह दिया कि वो चोर थे, वो डाकू थे, वो डकैत थे, लेकिन फिर आपको ये करना चाहिए था कि 5.8 से 7 तक तो कम से कम ले जाते। आपने -0.2 पे लेकर आप चले गए। ठीक है। मुझे आप ये बताइए कि इन्फ्लेशन आपने अफगानिस्तान को पीछे छोड़ दिया, रवांडा सूडान तक पहुंच गए, तो फिर मुझे बताइए कि जब कारकर्दगी आपकी इतनी बुरी हो, फिर गालियों से, फिर दूसरों को बुरा कहने से काम नहीं चलता। अवाम ने आपको वोट इसलिए नहीं दिया कि आप सिर्फ ऑपोजिशन को जेलों में बंद करें और वो स्टेशन गोई शेख रशीद साहब करते रहे कि ये पकड़ा जाएगा, दिसंबर में ये हो रहा है। मैं दोबारा आता हूँ जरा आपकी तरफ। नाज बुलो साहब, मैं एक पॉइंट जरा मुस्तदिक वली साहब से पिछली गुफ्तगू से लिंक्ड जो बात स्पीच की हो रही थी, मियां नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी, उसके कंटेंट से मरियम नवाज साहिबा के अलावा और कौन कौन अवेयर था कि क्या बात वो करने जा रहे हैं? आपकी लीडरशिप मुझे इस बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी जो तकरीर थी, ऑब्वियसली मुझे नहीं मालूम कि वो मरियम साहिबा से भी उन्होंने शेयर की हुई थी या नहीं, बिकॉज वो लंदन में है, तो मेरे शेयर नहीं की जी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अगर आप चाहें तो मैं आपको पता करके बता सकता हूँ कि पहले उसका मतन जो है वो शेयर किया गया था या नहीं शेयर किया गया था, कोई मसला नहीं है। वो चौधरी साहब भी कुछ पूछ रहे हैं। चौधरी साहब क्या पूछ रहे हैं? चौधरी साहब खतरनाक सवाल पूछ रहे हैं। जी चौधरी साहब, अगर शहबाज शरीफ और डॉक्टर साहब को भिनक भी पड़ जाती है कि ये तकरीर है, तो ये ना करने देते, ये अक्लमंद लोग शायद उठ के चले जाते बाहर। क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, सवाल नहीं पैदा होता। ये जो उन्होंने मौक़िफ़ पेश किया, ये पार्टी का मौक़िफ़ पेश किया। इनफैक्ट मेरे भाई को जो है ना आज प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये बड़े दिन से मुझे कह रहे थे मीम शीन, पता चला नून, पता चला नून। नहीं सर, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि मियां साहब बैठे लंदन में, यहाँ जवाब दे आप लोग हैं यार, जवाब तो दे रहे हैं, आपने बुलाया, आप कटहरे में बैठे हैं 1 घंटे से, आपके तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए ना, मैंने इसलिए पूछा आपको पता था या नहीं था, एतमाद में लिया गया नहीं लिया गया, यहाँ की क्या नहीं? आपको पास शहबाज साहब की तकरीर थी? शहबाज साहब की तकरीर थी आपके पास? हुई है ना, लेकिन हमारे पास तो उसका आने का मकसद नहीं है। मैं तो आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं ना, इनफरादी तौर पे बैठते हैं और मौक़िफ़ लेकर चलते हैं। हमारा मौक़िफ़ सामने आ गया है और वो पार्टी का मौक़िफ़ है, किसी एक शख्स का मौक़िफ़ नहीं है। उसके अंदर जो भी उन्होंने बात की है, तमाम पार्टी जो है उनके साथ अलाइंड खड़ी है और जो लाया अमल तय किया गया है, ये पार्टी का लाया अमल है जो दीगर सियासी जमातों के साथ मिल के तय किया गया है, जिसके मुख्तलिफ जो स्टेजेस हैं वो आपने खुद ही प्रोग्राम के इब्तिदाइये में लोगों के सामने पेश कर दी हैं और यही फैसले किए गए हैं और यही है बयानिया। ये मुतहदा बयानिया है जिस पे सबका इत्तफाक है और हम सब इसको लेकर आगे चलेंगे। और तकरीर के बारे में अगर आपको चाहिए तो मैं पता करके बता देता हूँ, जरूर पता अगर वो कीजिएगा इम्पोर्टेंट है तो। ये मुत्तफ़िक़ा बयानिया है फवाद चौधरी साहब, वो कह रहे हैं कोई भी किसी किस्म की कोई इसमें जो है तकसीम नहीं है, आरा के वाले से, पॉलिसी एक्शन के वाले से, कह रहे हैं मुत्तफ़िक़ा है ये। समर, बात यह है कि वो तो जो मर्जी कह रहे हो, आपने तो देखा ही है कि जब तकरीर खत्म हुई है तो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जरा वो दिखाइए ना क्लिप, जब तस्वीर खत्म हुई है तो पे फोकस करिए, आपको खुद ही हकीकतें हाथ देगा कि किसका जो है वो मामला क्या था और क्या नहीं था। लेकिन बात यह है कि फ्रेंकली नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान की सियासत में कोई जगह नहीं है। जो बाकी लोग बचे हुए हैं उन्होंने अपनी अपनी जगह का ख्याल भी करना है और उनको ये पता है कि आप इस तरह से अगर आप नैरेटिव बनाएंगे कि पूरी पाकिस्तानी कौम को अपना मुखालिफ बना के, देखें पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान के अवाम, सबके खिलाफ आप इकट्ठे एक मुहाज खोल दें और उसके बाद आप कहें कि आपने सियासत भी करनी है, ये नहीं हो सकता। लिहाजा PMLN जो है इसके 2 हिस्से हैं। एक PMLN जो कि लंदन में बैठी हुई है, जो पैसों में खेल रही है, चाहे वो इसहाक डार हों, चाहे बाकी लोग हों, चाहे ये हमारे नवाज शरीफ साहब हों, चाहे उनके बच्चे हों, वो पैसों में खेल रहे हैं। वो बड़े गुस्से में है कि हमें जो है वो मौका मिलना चाहिए। एक PMLN है जो यहाँ पे है, जो कह दिए कि जो इस वक्त एक पॉलिटिक्स के गर्दाब में है, उनकी वो सोच जो है वो और है। और मुझे नहीं लगता कि कल जो अपोजिशन ने जो बातें की हैं उनमें देखिए ना, बात कर रहे हैं या MKM की बात कर रहे हैं? नहीं, PMLN की और MKM की कल तो पॉलिटिक्स जो अल्ताफ हुसैन की और नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स तो काफी एक दूसरे के करीब करीब ही लगी है। वो भी ऐसी बातें करते थे। अब नहीं, वो जो आकर
ये इस वक्त जो मैं तो वो पार्टी के अंदर जिस तरह से पार्टियां चल रही हैं, नहीं, जो आपने बात की कायम रहे इस बात पे, कायम रहे इस बात पे, कोई बात मैं तो कायम हूं, करनी थी आपने कर दी। मैंने ये नहीं कहा कि वो उनके साथ खड़ा नहीं किया, मैंने कहलवाया है वो आवाम ने तरीकेकार की बात की है। चलें, अच्छा चलें फवाद चौधरी साहब, ये एजेंडा है, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, बाकायदा पेश करें, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, पैरेलल्स ड्रॉ करें और लोगों को बताएं कि ये एमक्यूएम की तरह है, ये मेरा कोई एजेंडा नहीं है। वो पीएमएल लंदन, पीएमएल पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, एमक्यूएम लंदन, एमक्यूएम पाकिस्तान की बात होती है कि ये पीएमएलएन जो है ये मुख्तलिफ जमात है। आपने जो पैरेलल ड्रॉ किया, आपने स्ट्रेटेजिकली ये पैरेलल मैंने ये कहा है कि एमकेएम पाकिस्तान वालों को पता नहीं होता था एमकेएम लंदन में क्या तकरीरें हो रही है, क्या बात वहां से होने जा रही है। यही बात मैं कह रहा हूं कि मियां साहब ने तकरीर की, नून लीग पाकिस्तान को पता नहीं था क्या बात करने जा रहे हैं। मैंने उस पर तबसरा कर दिया, भाई ने जवाब दे दिया। अगर इजाजत हो तो मैं कुछ अशार पेश करना चाहता हूं। वो किसी हद तक जो आपने किया वो सबके सामने मुकम्मल नहीं बनता जी, कोई बात नहीं, मुकम्मल नहीं। चले, आपने 80% हिस्सा डाला, 20% मेरे भाई ने जवाब दे दिया। ये कर लेते हैं। वो मेरा भाई जो कह रहे हैं ना कि ये ख़त्म हो चुकी है और नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो चुकी है, वो मेरे पंजाबी के कुछ अशार मेरे जहन में आए हैं कि वो हटी सड़े कराड़ दी जिथे दीवा नित बले, कुत्ती मरे फकीर दी जड़ी चौं चौं नित करे, दो चार मरण गवांडना ते रेंदियां नू ताप चढ़े, ते गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे। आप ये चाहते हैं कि सारे आधे नैब मार दे, गलियां सुंजियां होने ही ना दे। वो तो कह रहे हैं कि कौन सुंजियां होने दे रहा भाई? वो कह रहे हैं आए तो कब चाहिए कि गलियां सुंजियां हो बीच में अकेले? अभी इलेक्शन कॉल करें, इलेक्शन कॉल करें इलेक्शन। अभी पता चल जाएगा कि वो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी का काउंसलर नहीं है इलेक्ट हो सकते। वो तो जो फवाद चौधरी साहब वो तो कह रहे हैं मियां साहब को आने की बात कर रहे हैं, हमारी सियासत खत्म हो गई, हम कह रहे हैं काउंसलर नहीं अब इलेक्ट हो सकते। वो जो आप कह रहे हैं गलियां होमन सुनिया विच मिर्जा यार फिरे, बैसाखियों के साथ भी काउंसलर इकट्ठे नहीं हो सकते। मिर्जा यार को बुला लें यहाँ पे, इमरान खान ताकि अकेला ना करे। आप कह रहे हैं जैसे आपने पहले एमक्यूएम वाला मुकदमा पेश अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थोड़ी देर पहले, सुना है थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पे भी उन्होंने बातें की। अरे यार प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने फवाद चौधरी साहब की सेहत से तशबीह दे रहे थे, बल्कि असद उमर साहब तो फवाद चौधरी साहब की सेहत से तशबीह भी दे रहे थे, मियां साहब की सेहत को। बहरहाल उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बहरहाल जी फवाद चौधरी साहब, देखिए बात यह है कि पहली बात तो बिल्कुल ठीक है कि नवाज शरीफ साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उनकी सेहत से तो खैर मुझे तो पहले कोई डाउट नहीं था कि अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक ठाक है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मिले हुए थे साथ भेजने में, इन्होंने एक खाना जरूर कहा था करने वालों में था। नहीं, प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ आपसे मुतल्लिक। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मिले हुए थे साथ उनके भाई डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब और बाकी जो दोस्त हैं, उन्होंने ये एक अफसाना जरूर बड़ा बनाया और डॉक्टर साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कहानी में रंग बहुत अच्छे भरे, जिससे लगा कि उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है और फिर वो चले भी गए। ओनली एग्जाम्पल इन पाकिस्तान हिस्ट्री जहाँ पे कन्विक्टेड एक्यूज जो है वो इस तरह से पाकिस्तान से बाहर चला गया। और आज भी बयान दे रही है कि मैं कायम हूँ पुरानी रिपोर्टों में, बीमार थे। अजीब एक बात लेकर आए हैं जो डीएनए टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक जो मर्जी कहें, बाकी जो मर्जी करें, मैं और आप अंधे थोड़ी हैं, हमें नजर नहीं आ रहा। आपकी पार्टी की वजीर है, वजीर सेहत है, यास्मीन राशिद, वो तो कह रही मैं आज भी बता रहा हूं। वजीर आजम की बात करते हुए आपके पर क्यों जलते हैं? इनसे पूछें वजीर आजम ने दिल पे हाथ रख के रिपोर्टों पे किया भाई ठहरे, दिल पे वो क्या भोले हैं? यानी एक बंदा जो न्यूक्लियर मुल्क चला रहा है, जो जंग के दहाने पे हर वक्त खड़ा होता है, वो कल को कहेंगे कि जंग हुई थी, मुझे गलत रिपोर्ट आ गई थी, मैंने गलत बटन दबा दिया। क्या बात कर रहे हैं? एक वजीर आजम भाईजान मेरी बात सुने, वजीर आजम काबीना को वो कह रहा है, हल्फन कह रहा है कि मैंने हर चीज टेस्ट कर ली, मैंने डॉक्टर शमसी को भेजा, डॉक्टर फैसल को भेजा, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पंजाब से रिपोर्ट आई, मैंने बोर्ड बनाया, मेरी ये जेल के अंदर अस्पताल को जेल रिपोर्ट आई। यास्मीन राशिद आज का बयान है, फवाद चौधरी साहब वो कह रही है मैं कायम हूं रिपोर्ट से, बिल्कुल ठीक रिपोर्ट। वजीर आजम की क्यों नहीं बात करते भैया? वो बात करें डॉक्टर साहब, मैं ये स्काइप के ऊपर जब आप बात करते हैं तो मेरी बात तो फिर कट जाती है, फायदा नहीं होता। तो इसलिए पता है डॉक्टर साहब आपके अंदर जज़्बात उबल रहे हैं और आपसे जज़्बात पे काबू रखूंगा और आपको पूरा आप अपनी दिल के मजे मुझे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप एक्साइटेड हैं और ऑब्वियसली आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर योर एक्सपेक्टेशंस जो कि पूरी नहीं होनी है, बट स्टिल जो है वो मैं ये समझता हूँ कि ये जो डॉक्टर यास्मीन कह रही हैं या फलाना कह रहा है, वो इस पर हम बड़ी दफ़ा डिबेट कर चुके हैं और मैं कह चुका हूँ कि प्रॉब्लम रिपोर्ट जनरेशन का है। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट देख के फैसला करना है, उन्होंने कर दिया जो फैसला उन्होंने करना है। मेरे सामने आपके सामने भी ये रिपोर्ट आएगी, हम यही फैसला करेंगे। सो डॉक्टर्स का इशू नहीं है।
इससे पहले रिपोर्ट्स कैसे बनाई गई उसका इशू है, लेकिन ये आप बात करा लेना सर, सिर्फ बयान क्यों दे रहे हैं? सर बात यह है कि जो मर्जी कोई बयान दे, मैं हूं, आप हैं, लोग हैं, वो अंधे तो नहीं है ना। हम लोग, आपका ख्याल है कि पूरा पाकिस्तान देख रहा है, ये सारे क्या इनको नजर नहीं आ रहा कि नवाज शरीफ साहब की सेहत का क्या हाल है? और हम फिर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब की बात के ऊपर यकीन कर लें कि जो पहले हमें बताते थे कि बीमार है और हम कहते हैं कि नहीं बीमार है। इस तरह तो नहीं ना, हमें बीमार है जाने दो। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन जारी रहेगी। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहेंगे। अच्छा चलें, एक मामला और भी है यहाँ पे, एक मामला और भी है जिस पे मैंने डिस्कशन को लेकर कहना है। कल बात की बलूचिस्तान की हुकूमत को हटाए जाने की बात की मियाँ साहब ने, तो वो जरदारी साहब भी थे, बिलावल साहब भी थे, उनसे नहीं पूछा गया जिन्होंने पब्लिकली आके एतराफ़ किया था कि हमने गिराई वहाँ हुकूमत? मेरे ख्याल में ये बेहतरीन इसका जवाब देने के लिए आपको शाहिद खान अब्बासी साहब को बुलाना चाहिए। पीपल्स पार्टी से मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। जी मैं आपको जवाब पूछा नहीं पीपल्स पार्टी से। बेहतरीन इसका जवाब जो है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास नहीं, मेरे ख्याल में आप शाहिद खान अब्बासी साहब को बुलाएं और जरा उनका इंटरव्यू करें और उनसे पूछें। आप बता दें सर, आप सेनेटर थे, आप उनकी मैं आपको बता रहा हूं, आपको टिप दे रहा हूं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप टिप लें और इसको जरा थ्रेड को आगे बढ़ाएं। आप थे उस वक्त ना? जी आप बता दें। तो मैं बता तो रहा हूं, आपको एक टिप दे रहा हूं कि आप बात करें, अब्बासी साहब को बुलाइए और उनसे पूछिए किस किसने क्या क्या किया, जिसके नतीजे में क्या क्या हुआ, ताकि आपको पता चले कि इस वक्त क्या हो रहा है। पब्लिकली जरदारी साहब का बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है। आप भाई जरदारी साहब भी उसमें होंगे, जरदारी साहब का मौकफ जो है वो तो मैं नहीं दे सकता, वो तो नाज बलोच साहब आपको दे देंगी, लेकिन जो मैं आपको कह रहा हूं वो कीजिए, क्योंकि आपने सवाल जो पूछा है वो नाज बलोच वाला नहीं पूछा, तो जवाब भी फिर आपको शाहिद खान अब्बासी वाला मिलना चाहिए। अच्छा, तो आप ऐसा की बात कर रहा हूं, पार्टी की बात कर रहा हूं, नून लीग और पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं। आज आप बड़ी जुबानी बातें कर रहे हैं, आप बातों को घुमा भी रहे हैं। नहीं बताना फिर हमें क्या हुआ था? खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। बता देना सर क्या है, मैं तो बता रहा हूं आपको। आप शाहिद खान अब्बासी साहब की बात कर रहे हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब आपको इसका जवाब देंगे, और अगर नाज बलोच साहिबा जवाब देना चाहें जरदारी साहब का तो जरूर। नाज बलोच साहब जरा क्विकली इस पे जवाब दे दें। जी मैं आ रहा हूं साहब आपकी तरफ। जी एक सेकंड। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर साहब जो है, इनको मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले मुजम्मत तो कर देना जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने जो क्रेडिट लिया आपकी हुकूमत की करता हूं। नहीं, आप जरा मेरी बात तो सुने ना। पहली बात तो यह है कि जिस तरह से अपना जो समर ने बताया, सबसे बड़ा क्रेडिट तो हम जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने लिया था कि बलूचिस्तान की हुकूमत हमने उतारी, और उसमें वजन भी था क्योंकि सारे पीपल्स पार्टी के जो लोग थे उन्होंने वोट आउट किया था बलूचिस्तान की हुकूमत को। लिहाजा अगर आप वैसे नहीं कर सकते तो आपके खिलाफ का तकाजा ये है कि नवाज शरीफ साहब के बिहाफ के ऊपर आप पीपल्स पार्टी की मजम्मत तो कर देना उस किरदार पे। आप कह रहे हैं उन्होंने वो किरदार में शामिल थे जरदारी साहब, आप उसकी मजम्मत तो कर देना पहले। सिर्फ एक किरदार तो नहीं होता, किरदार मुझे साजिश में ज्यादा होते हैं। मैं भाई फवाद चौधरी साहब की पार्टी की भरपूर मजम्मत करता हूँ। फवाद चौधरी साहब की पार्टी ने तो आपकी बलूचिस्तान हुकूमत नहीं गिराई ना सर। आप फवाद की पार्टी में, उन्होंने तो नहीं गिराई आपकी हुकूमत, तो नहीं है ना। मैं तो जो मेरा सवाल है बलूचिस्तान हुकूमत के गिराई जाने पे है सर। मौका तो दें आज, आप बात करें सर। और मैं वो तमाम ये जो मेरा फवाद चौधरी साहब की पार्टी है और वो तमाम इनके इल्हाकी पार्टनर्स जिन्होंने सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में जो जो धांधली करने के नए नए तरीकाकार अडॉप्ट किए, उन सब की भरपूर मजम्मत करता हूँ। पीपल्स पार्टी का नाम क्यों नहीं ले रहे? मैं वो तमाम तरीकाकार जो अपनाए गए इल्लीगली, जो इन कवानीन को मंजूर करवाने के लिए जो लोगों पे प्रेशर डाले जाते हैं, उनकी भरपूर मजम्मत करता हूं। पीपल्स पार्टी का नाम नहीं लेंगे आप? पीपल्स पार्टी का क्यों लेंगे? वो पब्लिकली मानते हैं वो तो अभी पूछे ना उससे, नाज बलोच से आप सवाल पूछें, वो तो बैठी है वहां पे। मैं तो अपने जो किरदार जी देखिए नाज बलोच साहब का इस पे जवाब सुनने शुरू होते हैं जिससे मेरी दोस्ती है, सबसे पहले उनकी मजम्मत। आजकल तो दोस्ती आपकी पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादा, घर से शुरू करें तो पीपल्स पार्टी से शुरू करें। जी नाज बलोच साहब, वैसे समर पूरा प्रोग्राम आपने माशाल्लाह पीटीआई और नून लीग के दरमियान इतना अच्छा कर लिया है, तो नहीं आप वैसे कम आप बैठे थे वहां पे। जी आप मैं ये 1-on-1 चल रहा है शो, तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ द अदर रिप्रेजेंटेटिव्स,
लेकिन जब आप बात करें पीपल्स पार्टी की, देखिए तारीख जो है ना हमारी बहुत ही, अगर आप पीछे तारीख की तरफ जाते हैं तो बहुत सारी तल्ख बातें आपको सामने आती हैं। बिल्कुल। फिर ये भी होता है कि आपको ये भी याद करना पड़ेगा परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम में किसने साथ दिया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2002 में फजलुर रहमान, जिनको आज जो है जिन अलकाबात से नवाजा जाता है इस हुकूमत की जानिब से, उन्होंने वजीर आजम का भी वोट दिया। मैं कल की एपीसी के अंदर जिन मामलात का जिक्र हुआ, जिन इवेंट्स का जिक्र हुआ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ आज जरा। मैं गुजारिश कर रही हूँ क्योंकि कल अज़्म एतमाद के ऊपर बात हुई थी और बहुत सारे मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर बात हुई थी, तो लिहाजा देयर आर मेनी थिंग्स जो कि डिस्कशन में अंडर डिबेट आई थी बातें। लेकिन मैं आपको ये गुजारिश कर दूं, जिससे पहले आप कबल बात कर रहे थे, एक तो ये नैरेटिव दे देना कि जी अफवाज पाकिस्तान और अदलिया को पार्टी बेस्ड तरीके से सोचना और एक पार्टी बना देना, ये पाकिस्तान की पूरी कौम के साथ 22 करोड़ अवाम के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। क्योंकि अफवाज पाकिस्तान हमारी भी उतनी है जितनी वो फवाद चौधरी साहब की है और जितनी मुसद्दिक मलिक साहब की है, हम सब की है। तो एक तो उसको सियासी पहलू से ना देखा जाए, और दूसरी बात ये कि अदलिया के लिए भी जो तासुर आप लोग देते हैं, ये हुकूमतों का रवायत रही है और इसी ने हमें नुकसान पहुंचाया है। लेट अस लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। हमें अपनी देखिए, आज नून लीग रिग्रेट करती है, आज नून लीग मानती है कि काश वो नैब के कवानीन में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हमारी बात मान लेते तो आज ये हालात ना होते, बिकॉज हमें अंदाजा था कि ये एक ऐसी म्यूजिकल चेयर है, इसमें आज कोई बैठेगा, कल कोई बैठेगा, किसी और की बारी आएगी। मियां साहब तो कल यूसुफ रजा गिलानी साहब का जिक्र भी कर रहे थे, उन्हें कल यूसुफ रजा गिलानी साहब भी याद आ रहे थे, उनके खिलाफ भी जाने वालों में नून लीग भी थी, पिटिशनर बने थे, ख्वाजा आसिफ साहब, मियां साहब भी काला कोट पहन के गए थे कि आप करें, लेकिन आप एक ऐसा निजाम बनाएं जिस निजाम में चीनी माफिया भी पकड़ दकड़ में आए, जिसमें बीआरटी की करप्शन भी पीछे ना रहे, जिसके अंदर जो है आपका मालम जबा हो, बिलियन सी सुनामी हो, ये तमाम अदवाओं हुकूमत में नाज बलोच साहबा इजाफा कोई छोटी बात नहीं है। नाज बलोच साहबा, अब हम कुछ बात कर लें, जरा जनवरी 2021 की बात कर लेते हैं, जो आपकी तहरीक का एक कहा जाए कि एक कंक्लूडिंग पॉइंट होगा, जब आपकी तहरीक जो है वो एक नतीजा खेज मरहले में दाखिल हो रही होगी, जहां मेक और ब्रेक होगा। इस्तीफे आप इस्लामाबाद लेने आ रहे हैं या इस्तीफे देने आ रहे हैं? इस्तीफे कौन देगा? देखिए इस्तीफे का मुतालबा जो है वो तो बड़ा जमहूरी है, और नहीं देगा कौन इस्तीफे? आप देंगे, अपोजिशन देगी, या मुझे बात करने दे प्लीज, बात बीच में इंटरप्ट ना करें। समर, आई रिक्वेस्ट यू। देखिए इस्तीफे का मुतालबा जो है वो तो बहुत ही जमहूरी है, और इस्तीफे के मुतालबा जो है वो तो कोई गैराइनी तो है नहीं, क्योंकि उसमें तो प्रेसिडेंट मौजूद है। 126 दिन के धरने में तो रोजाना इस्तीफा मांगा जाता था ना, तो वो बुरा काम तो नहीं था, वो तो बड़ा एक डेमोक्रेटिक रवैया था, वो भी एक राइट मैं से गैर जमहूरी बिल्कुल नहीं कह रहा हुकूक की। तो फिर बात यह है कि इस्तीफा, देखिए वो था 4 हल्कों के ऊपर इस्तीफा, यहाँ पे इस्तीफा है कि मुल्क की मईशत का दिवालिया निकल चुका है, और ये बात फवाद चौधरी साहब भी जानते हैं। जब वो अवाम में जाते होंगे पंजाब में, तो लोग उनको क्या कहते हैं, क्या क्या लोगों की परेशानियां हैं, लोगों की ग्रीवेंसेस क्या हैं, ये वो भी दिल से जानते हैं, ये मुसद्दिक मलिक भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ, ये आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो इस वक्त इस माशी बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जो माशी बोझ तले इस हुकूमत ने इतने बड़े बड़े प्रोमिसेस करके दावेदार ये थे कि भाई ये रियासत मदीना बनाएंगे। आज तो अवाम सिंध के अंदर क्या सब अच्छे की रिपोर्ट है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सिंध की तंजीम है वो भी वहां पे आपके खिलाफ तहरीक चलाने की तैयारी कर रही है, वहां भी एक तहरीक शुरू होने वाली है। समर, एक और बात मैं करती चलूं, लेकिन और फिर दूसरी बात ये कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में देखें तो किस पार्टी में दरारें नहीं होती। अब ये कह देना मेरा ख्याल है ये ज्यादती और नाइंसाफी है कि अगर मियां साहब की पार्टी को एमपी से मुशाहिबत की जाए, क्योंकि मेरा ताल्लुक कराची से है और मैंने नहीं देखा। चले पॉइंट ऑफ व्यू आपका आगे, इस पे मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। नाज बलोच साहब जो एमसीएम ने किए हैं, ठीक है, ये नाइंसाफी है। अलबत्ता हर पार्टी। फवाद चौधरी साहब, ये जो इस्तीफे लेने का मामला है, इस्तीफे देने की बात भी हो रही है, इस्तीफे लेने की बात भी हो रही है, तो ये इस्तीफे फिर कौन दे रहा है जनवरी 2021 में? इमरान खान साहब, हुकूमत, या फिर अपोजिशन ही इस्तीफे देगी आके लॉन्ग मार्च करने के बाद? ऑन सीरियस नोट, बात ये है फ्रेंकली कि इस अपोजिशन के पास ना 2 बेसिक चीजें नहीं है। पहली बात तो ये है कि तहरीक चलाने के लिए एक मॉरल करेंसी चाहिए होती है। ये जो लोग फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह अभी नाज बलोच ने कहा ना कि लोग जो है जी वो कहते हैं कि बड़ा महंगाई हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, ये लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, नैरेटिव जो मुसद्दिक मलिक पहले दे रहे थे और फिर नाज बलोच दे रही थी। लोग ऑल्टरनेटिव फिर देखते हैं। क्या लोग ऑल्टरनेटिव के तौर के ऊपर जरदारी साहब या नवाज शरीफ को देखते हैं? आंसर इज नो।
अगर लोगों को कोई ऑल्टरनेटिव है, वो भी लोग कहते हैं कि इमरान खान ही ऑल्टरनेटिव है और इमरान खान ही ये करे। सो पहली बात ये है कि ये जो दोनों लीडरशिप्स हैं ये तो मुकम्मल तौर के ऊपर इनका कोई जो है डिसक्रेडिटेड है, इनका कोई अवाम के अंदर असर नहीं है, कोई लोग जो इनकी तरफ नहीं देख रहे। लिहाजा इस वक्त अगर बिलावल साहब, शहबाज शरीफ साहब लाहौर, पिंडी, पेशावर, मर्दान, यहाँ पे ये मैरिज हॉल में भी जलसा करने की पोजीशन में नहीं है। क्यों? पब्लिक जलसा थोड़ी देर ये इसलिए ये रिलाय करते हैं मौलाना फजल रहमान साहब के बच्चों के ऊपर, मदरसे के बच्चों को इकट्ठा करें, उनसे खिताब कर लें, और ये इस तरह से पॉलिटिकल तब्दीली तो नहीं आ सकती। लिहाजा और इसलिए इन्होंने जो कल अक्लमंदी की और इस्तीफों का ऐलान नहीं किया, वो भी क्यों नहीं किया? देखिए पीटीआई अपने अरूज पे थी और नजर आ रहा था वो अगला इलेक्शन जीत रहे हैं, इसके बावजूद लोगों ने इस्तीफे नहीं दिए। अब ये पार्टियां जिनका कोई मुस्तकबिल नहीं है और वो पॉलिटिकल लीडरशिप एक बाहर बैठी हुई है, दूसरी जो है वो यहाँ पे डिस्क्रेडिटेड है, उसके लिए आपका ख्याल है कि इनके एमपी एमएन इस्तीफा ले लेके फिर रहे इनके पीछे? ये इस्तीफा कहते हैं जो 4 लोग साथ हैं वो भी साथ नहीं होने दे। इस पे मेरे पास खबर भी है फवाद चौधरी साहब, मैं जरा वो खबर भी शेयर कर दूं कि मेरी कुछ लोगों से बात हुई है पीएमएलएन के अंदर भी, पीपल्स पार्टी के अंदर भी। कल जो तकरीर थी मियाँ साहब की, कुछ लोग उस पर ज़रा परेशान भी थे कि बहुत सख्त तकरीर मियाँ साहब ने कर दी, और साथ ही साथ नाजरीन जो इस्तीफ़े देने की बात है कि इज्तिमाई इस्तीफ़े दिए जाए पार्लियामेंट के अंदर से, उस पर नून लीग के अंदर भी डिफेक्शंस होंगी इस फैसले पे, और पीपल्स पार्टी के अंदर भी जो लोग हैं इस फैसले से इनहराफ करेंगे, और इनकी तादाद जो है वो दर्जनों में ऐसे लोगों की तादाद होगी जो इनहराफ कर सकते हैं जब ये इस्तीफे देने का मौका आएगा। बहुत सारे लोग हैं जो इस फैसले से खुश नहीं हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के इंसिस्टेंस पे ये डाल दिया गया मामला इस्तीफे देने वाला, लेकिन इस पे नून लीग के अंदर भी बहुत सारे लोगों को एतराज है, पीपल्स पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग इस फैसले से खुश नहीं है। जब इस्तीफे देने का मौका आएगा तो बहुत सारे लोग इनहराफ करेंगे। जी डॉक्टर साहब, कौन है जी ये लोग? आपके पास खबर है? मैं भी तो आपकी पार्टी के कुछ लोग, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मेरी पार्टी के लोग हैं, मुझे खबर नहीं, आपको खबर है, मुझे भी देखिए। ये वही लोग हैं जो चेयरमैन सदर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पे भी इनहराफ कर दिए थे, वो भी पता चल गया के मामले पे भी तो बात को नाम निकाल लेते तो आसान हो जाती है। बाकी देखने वालों को भी पता है, आप हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, अब आपको पता चले तो सर हमें भी बता दें। आज की तारीख नोट कर लेते हैं सर, आज की तारीख नोट कर लेते हैं। मैं तो आपको कह रहा हूँ नाम तो नाम तो मैं अभी सामने नहीं लेके आऊंगा, जरा उन लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होंगी आपकी पार्टी के अंदर। मुश्किल है जो छोड़ने के लिए तैयार है, जो कहता है मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, आप नाम उसका लें जरा, वक्त आने पे आ जाएंगे ना। आज नहीं देंगे, आज आप इस्तीफे इकट्ठे करें, पता लग जाएगा आपको। मैं कहता हूँ सारी पार्टी इस्तीफा देने को तैयार नहीं देगी, सारी पार्टी चले तो मैं चैलेंजर हूं, नहीं देगी सर, मैं चैलेंजर हूं, नहीं देगी पूरी पार्टी। कौन है? मैं नाम नहीं लूंगा, चेक करके आपको बता देता हूं, आधे घंटे में देंगे। उनके नाम मैंने उस वक्त भी आपको याद है डॉक्टर साहब, जब चेयरमैन सदर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हमने कुछ नाम लिए थे, वो नाम दुरुस्त साबित हुए थे कि नहीं हुए थे? बाद में आपने अलग बात नहीं है, आपने यकीनी तौर पे आप एक बड़े क्रेडिबल, आप भी प्रोग्राम में मौजूद थे मेरे साथ, नाम तो बता दें, आप भी मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, वक्त आने पे मैं नाम बता दें। अब मैं आपको बता दूं, नहीं फवाद चौधरी साहब मेरी बात करना चाह रहे, लेकिन मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, आपके बंदे इनहराफ करेंगे। चैलेंज से क्या होता है भाई, ये सियासत, मेरी खबर है ये, मैं अपनी खबर के साथ बिल्कुल स्टैंड कर रहा हूं। यार मैं तो आपकी खबर को सिर्फ तस्दीक के हवाले से कह रहा हूं कि जरा 2 4 5 नाम दें ताकि मैं आपको 5 इस्तीफे कल ला के पेश कर सकूं। नहीं दूंगा अभी, नाम तो नहीं दूंगा। उन बंदों ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पे बताइए मुझे, ये बात कि हम नहीं करेंगे। बदजनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं पीएमएलएन में, आप कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त भी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले में डॉक्टर साहब आप मेरे प्राइम में मौजूद थे जब मैंने नाम लिए थे लोगों के, वो वाकई में उतने लोगों ने इनहराफ किया था कि नहीं किया था? मेरी बात आपको याद है ना? अगर आप नाम नहीं है आपके पास और आप आपको क्लिप भेजूंगा प्राइम के बाद, अगर आपके पास नाम नहीं है तो मां सिवा आप कोशिश करके मेरे भाई के साथ मिलके बदजनी किसी के साथ नहीं मिलके, मेरा कोई एजेंडा नहीं है कमजोर करने मैंने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर भी आपको तादाद बताई थी कि 11 से 12 डिफेक्शंस होंगे, 14 डिफेक्शंस हुई थी उस वक्त। As I said, मेरा ये मासूमाना ख्याल है, आप इससे इख्तिलाफ कर मेरा बिल्कुल इख्तिलाफ है। जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला आया था, आप मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, मैं क्लिप आपको निकाल के भेजूंगा। मैंने कुछ तादाद भी बताई थी, मैंने नाम भी उस वक्त बताया। ये बताया था कि उसके पीछे कौन है? पीछे का मैंने नहीं, आपकी पार्टी के अंदर मैंने कहा था ये लोग इनहराफ करेंगे, पार्टी पॉलिसी से लोगों का इख्तिलाफ। ये बताया पीछे का मैंने नहीं बताया, मैंने कहा था पार्टी पॉलिसी के अंदर इख्तिलाफ है। आज बता दें ताकि हम रूट कॉज तक चले। पीछे कौन था उसके? नहीं, मैं पीछे नहीं बता सकता। मैं
नहीं बता सकते, ये मालूम पार्टी का मैं नहीं बता सकता कि भाई पार्टी में कौन कौन से लोग हैं, मैं अभी नहीं बता सकता। मुझे उन लोगों की मेरे साथ कमिटमेंट है कि नाम में नहीं बता सकता। सर ये आपने देखना है ना, आपकी पार्टी का मसला है ना, लोग आपकी पार्टी में फैसलों से इनराफ कर रहे हैं, ये मेरा मसला तो नहीं, ये तो आपका मसला है ना सर। मैंने कहा आप जर्नलिस्ट हैं, आपको खबर होगी, आपके जरिए मैं ब्रेक करवा दूं खबर, अगर आपके पास है, नहीं है तो कोई बात नहीं। साहब को पूछ लें कि मैंने उन्हें क्या बताई थी उस वक्त, रीजन तारड़ को बताई थी जी, आपको बताई थी प्रोग्राम में। साहब ने मेरी बात की तस्दीक की थी, मेरी खबर आपके नाम से ऐलान कर देता जी। काफी हो गई ना जी जी डॉक्टर साहब, काफी हो गई। बात यह है डॉक्टर साहब, अगर आप इतने बेहोश हैं कि आपको अपनी पार्टी के लोगों के लिए खबर चाहिए और आपको ये पता करने के लिए भी कि कौन लोग हमारे, आप तो वो 14 लोगों को तलाश करके आपने तो उनको मसाले इबरत बनाना था, आपको तो वही याद नहीं रहा कि वो आपने क्या करना था। सो हर बात उस पे तो ना डाली सेशन के बंदों के नाम भी ढूंढे जा रहे हैं सर, वो क्यों नहीं आए, क्या वजह थी? काम आपको, अगर सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ नहीं है तो आप पार्टी खाक चला रहे हैं। आप घर पे बैठे फिर अगर सारा काम आपको समर नहीं करके देना है और एग्जैक्टली वो आपके साथ मिल गया, आप उनके साथ मिल गए, ये क्या बात है? किसी के साथ नहीं, तो मैं वो मेरे साथ न मिले ना अकेला रह गया हूं आज। बात है आप वैसे पूरे मुल्क में अकेले रह गए हैं, आपको ये एहसास नहीं है। आप पूरे पाकिस्तान इलेक्शन करवाएंगे तो इस दफा काउंसलर भी नहीं इलेक्ट होने वाले। चले, बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा वाजे कर दूं, वो भी मेरी खबर थी, ये भी मेरी खबर है, ये कोई मेरी ख्वाहिश या कोई तज्जिया या किसी के साथ मिलने वाली जो बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। लंदन मैंने वो जोड़ा सिलसिला तो मैं घबरा गया कि आप पहले बात की थी तो मैंने उस बात का रेफरेंस दिया। लंदन से जोड़ते हैं, कभी कहते हैं कि पार्टी में दरारें हैं, तो मैं घबरा जाता हूं। पूछा था वो एमकेएम की बात कर रहे हैं या पीएमएल की बात कर रहे हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया, इन बातों से बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्राइम में वक्त दिया। फौजी साहब आपने और नाज बलोच साहब आपने प्राइम में कीमती वक्त दिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।